बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी, TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में हमारे साथ आने के लिए, हमारा हिस्सा बनने के लिए। भूपेंद्र जी, ये कहा जाता है कि भूपेंद्र यादव जी नेपथ्य के हीरो हैं, उन्हें नेपथ्य के नायक हैं। पर्दे के पीछे रहकर आप पार्टी के लिए बहुत मुश्किल परिस्थितियों में या चुनौतीपूर्ण परिस्थिति उन्हें कहें, उससे आप बाहर निकाल लाते हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, उड़ीसा का चुनाव हो, तो ये कैसे होता है, ये कैसे संभव हो पाता है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है। अब मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कोई नायक नहीं हूँ। और जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में सफलता मिलती है, उसका सबसे बड़ा कारण तो हमारे नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी विकास यात्रा में एक कार्यकर्ताओं की, जिसको कहते हैं डेडिकेटेड वर्कर, जो आइडियोलॉजी पे डेडिकेटेड है, उनकी पूरी एक टीम खड़ी करी है। और इसलिए किसी भी चुनाव में सफलता मिलती है तो हमारे लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण वो सफलता मिलती है, जो एक ही विचार और थ्योरी को लेकर के देश में चलते हैं, नेशन फर्स्ट। ये उन सब विचार के प्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की जीत होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। लेकिन उसमें नेतृत्व की अहम भूमिका होती है। सफलताओं की अगर बात करें तो हाल ही में एक बड़ी सफलता बीजेपी को मिली जब दिल्ली में बीजेपी ने जीत दर्ज की, और उसमें एक अहम मुद्दा था कि किस तरह से ये वायु प्रदूषण हो रहा है या यमुना का प्रदूषण हो रहा है, ये एक अहम मुद्दे थे। अब डबल इंजन की सरकार है, यही वादा किया गया था कि डबल इंजन की सरकार होगी तो जल्दी काम होगा। तो कैसे राहत मिलेगी दिल्ली के लोगों को और कितनी जल्दी? एयर पोल्यूशन को लेकर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, और अगर आप देखेंगे भी कि दिल्ली में पिछले 4 सालों में जो मोस्ट पुअर कैटेगरी के डे होते थे, उनकी संख्या में कमी आई है। यमुना की सफाई भी एक बड़ा मुद्दा था। पिछली बार जो सरकार अपनी एंटी इनकम्बेंसी में गई है, वो काम से ज़्यादा विज्ञापन करती थी। अब जो सरकार है वो सीरियस काम कर रही है, और जो विषय हमने पिछले एक लंबे समय में नेशनल एयर क्वालिटी मिशन को ला करके जो किए हैं, मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार उस पर जिस ईमानदारी से उन्होंने काम करना शुरू किया है, हम इस समस्या को और सुलझाने में सहायक सिद्ध होंगे। तो जल्दी ही वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से दिल्ली वालों को निजात मिलने वाली है। लेकिन जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या है दुनिया के लिए भी और भारत के लिए भी। इसमें विकसित देशों को हिस्सेदारी लेनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, वो अलग रुख रखते हैं, वो कितना चुनौतीपूर्ण है? जलवायु प्रदूषण नहीं, जलवायु परिवर्तन का विषय है। जलवायु परिवर्तन का अर्थ ये है कि जितना कार्बन एमिशन होता है, उसके कारण धरती का तापमान उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। दुनिया भर में जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने एक लंबे समय के अपने डेवलपमेंट के कारण हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा कार्बन स्पेस को उन्होंने घेरा भी है, और इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि चूँकि वो कार्बन स्पेस को घेरने के कारण उन्होंने जो डेवलपमेंट हासिल किया है, उसके लिए अपना फाइनेंशियल सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को दें और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें। अब बाकी सारे विषय जो हैं, ये दुनिया भर की जो बहुपक्षीय वार्ताएं हैं, उनके मुद्दे हैं। दुनिया इस संकट से लड़ाई लड़ रही है। इसमें क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर राइज का इशू भी है, ज़मीन के डेजर्टिफिकेशन का इशू भी है, बायोडायवर्सिटी के लॉस का इशू भी है, और भारत सभी बहुपक्षीय जो वार्ताएं हैं उसमें समाधान की भूमिका में रहता है। तो हम ये मानते हैं कि हम पार्ट ऑफ सॉल्यूशन रहेंगे, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। तो दुनिया में जब भी वार्ताएं आएंगी तो भारत निश्चित रूप से जो ग्लोबल साउथ है
उसकी आवाज को भी उठाएगा और इस विषय को आगे बढ़ाएगा। लेकिन आजकल मौसम बहुत अच्छा है, अच्छी हवाएं चल रही हैं, दिल्ली का तो मौसम बहुत खुशगवार है, लेकिन राजस्थान में एक मुद्दा है जो इस वक्त सुर्खियों में है। आप राजस्थान से सांसद हैं, आप वहाँ से राजनीति करते हैं। राणा सांगा पर एक बयान दिया गया जिसको लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह विरोध प्रदर्शन हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ। आप उस बयान को कैसे देखते हैं? एकदम गलत बयान था, जिन्होंने भी सपा के सांसद ने बयान दिया है। राणा सांगा एक बहुत ही शूरवीर थे, उन्होंने 100 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और उनकी वीरता का सभी लोग उस वीरता के प्रति नतमस्तक रहते हैं। मुझे लगता है कि केवल जिस प्रकार के बयान समाजवादी पार्टी के सांसद दे रहे हैं और जिस प्रकार से उन बयानों पे कांग्रेस चुप है, कांग्रेस वाले भी इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि इनकी जो मानसिकता है वो ठीक नहीं है। और इतिहास के जितने भी विषय हैं, इस पर जिनके पास इतिहास का ज्ञान नहीं है वो ना बोले तो अच्छा है। हम अपने देश के नायकों का सम्मान करते हैं और उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ते हैं। ये बयान जो है ये निंदनीय है। आजकल इतिहास, आप कह रहे हैं इतिहास का ज्ञान ना हो तो उस पर बात ना करें, लेकिन आजकल इतिहास की बहुत बात हो रही है और इतिहास में जो पीछे चले गए लोग उनकी बहुत चर्चा हो रही है। बिना ज्ञान के बात हो रही है। हाँ जी, बहुत चर्चा हो रही है। औरंगजेब 300 साल पहले मर गए, लेकिन औरंगजेब मरता क्यों नहीं है? वो बार बार जिंदा हो जाता है। फिर बहुत सारी टीस ऐसी हैं जो लोगों के मन में रहती है। नया हम बनाना चाहते हैं और इसलिए नया बनाने के लिए पुरानी चीज़ों से सबक लेना चाहिए। एक व्यापक दृष्टिकोण सबका होना चाहिए। इतिहास का जो एक लंबे समय से जिस प्रकार से लोगों ने लिखा गया, तो उसके प्रति सबको संवेदनशील होना चाहिए और जिनके पास इसका आधिकारिक वक्तव्य देने का अधिकार है वही वक्तव्य दे तो ज़्यादा ठीक है। आपको लगता है कि हर कोई क्योंकि बयान देने लगता है तो अलग अलग तरह के पक्ष सामने आने लगते हैं और विवाद बढ़ता जाता है? क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ चीज़ें अनकंट्रोल्ड हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इतिहास की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए और इतिहास की सच्चाई के आधार पे सबको उसके बारे में जो भी धारणाएं बनती हैं उसमें थोड़ा संतुलन रखना चाहिए, लेकिन इतिहास की जो वास्तविक सच्चाइयाँ हैं उससे मुंह भी नहीं छिपाना चाहिए। लेकिन फिर क्या इतिहास के साथ वो सही न्याय होगा कि ये कहा जाए कि अब कब्र ही खत्म कर देनी चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, सामने रहकर उससे सीख लें, या उसे खत्म कर दें पूरी तरह? मैं तो इस बारे में कोई आधिकारिक व्यक्ति हूँ नहीं, जो बयान दे रहे हैं उनसे आप पूछिए। जब विवादों की बात हो रही है और आजकल जो विवाद उठ खड़े हुए उसमें ईद, होली, हर मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया है कि ईद की सेवइयाँ खाओगे तो आपको गुजिया भी खानी है, नमाज कब पढ़ी जाएगी, जुमे की नमाज हो या होली का मुद्दा हो। तो ये विवाद, पहले इस तरह के विवाद नहीं बहुत समय तक देखे नहीं गए होने चाहिए और अब हो रहे हैं, तो क्यों ये हो रहा है? त्योहार सबको मिलजुल करके मनाने चाहिए, त्योहार सबके होते हैं, त्योहार में संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ मोदी जी की तरफ से सौगात मोदी दिया जा रहा है, मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, फिर एक तरफ नहीं हर तरफ से इस तरह के बयान सुनाई देते हैं। तो क्या ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए है, राजनीति साधने के लिए है? क्या आपको लगता है? नहीं, एक तरफ से क्यों दिया जा रहा है, चारों तरफ से दिया जा रहा है। मैं यही कह रही हूँ कि हर तरफ से दिए जा रहे हैं और सौगात ही दे रहे हैं। 10 साल में नहीं है। हम 10 साल में गरीब लोगों के लिए शौचालय दे रहे हैं, हम बिजली दे रहे हैं, गांव-गांव तक चीजें पहुंचा रहे हैं, विकास पहुंचा रहे हैं। सरकार का काम ही सेवा करके सौगात देना होता है, इसमें क्या आपत्ति क्या है? नहीं, इसकी तो तारीफ हो रही है। तो तारीफ के लिए एक बार सबसे ताली बजवा दीजिए। बस सबका मन हल्का हो गया। अब इसमें क्या विषय है? ये इतना ही आसान है एक वक्तव्य से आसान कर देना और एक वक्तव्य से विवाद पैदा मैं आपको बता दूं, जीवन आसान ही होता है, कुछ लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो जो कॉम्प्लिकेट करे उनको एक तरफ करो, बाकी तो 99% आसान से ही रहते हैं दुनिया में।
क्या यही भूपेंद्र जी का गुरु मंत्र भी है? क्योंकि आपको मैंने शुरू में पूछा कि जिस तरह की सफलताएं आपको मिली हैं मुश्किल परिस्थितियों में, यही है विवाद को दूर करो और आगे का रास्ता अख्तियार करो, क्योंकि बहुत मुश्किल परिस्थितियों में, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव जिसमें कहा जा रहा था कि बहुत मुश्किल होगी जी। इसके दो पक्ष हैं। पहली बात, किसी ने मुझे एक बार सलाह दी थी कि 3 चीजें तुरंत समाप्त करनी चाहिए: छोटी बीमारी, छोटा झगड़ा, छोटा कर्जा। तो विवाद छोटा हो तो समाप्त कर दो, तो विवाद समाप्त हो जाता है। बीमारी छोटी हो, आदमी बीपी की गोली नहीं लेता है, बाद में बाकी के उसके ऑर्गन पे इफेक्ट होता है। तो जितना जल्दी छोटे पे समाप्त कर दो उतना ठीक होता है। पर कुछ लोग विवादों में जिंदा रहने के लिए बयान देते हैं। अब मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आता है, जैसे आरजेडी पार्टी के नेता हैं। अब हिंदुस्तान में शंकराचार्य जी की सनातनी परंपरा से कुंभ हो रहा है। अब आरजेडी प्रमुख ने कुंभ पे बयान दिया। भाई किस लिए दे रहे हो? कोई पूछने नहीं जा रहा है, कोई बात करने नहीं जा रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आता है, समाजवादी पार्टी जो लोहिया जी थे, मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे परिवार में भी लोहियावादी लोग रहे हैं, लोहिया जी को पढ़ा है, मस्तराम कपूर जी का पूरा डॉक्यूमेंट मेरे पास है और मैंने तो शायद सारे वॉल्यूम भी पढ़े हैं। अब उन्होंने तो रामायण मेला भी लगाया था लोहिया जी ने, और संस्कृति की बात भी करी थी। अब जो अपने आप को विरासत की बात करते हैं लोहिया जी की, वो कहते हैं साहब क्या गाय से दुर्गंध आएगी और इत्र से सुगंध आएगी। तो भाई इत्र को गाय के दूध की तरह पियोगे क्या? बताओ, हैं? इत्र को डाल के पियोगे? हर चीज का अपना महत्व होता है। इत्र भी जरूरी है और गाय भी जरूरी है। बैलेंस एटीट्यूड तो ये है, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। लेकिन जो बयान देने का जो तरीका है, तो ये तो समाज में विद्वेष बढ़ाने वाली बात है। और इसलिए समाज में विद्वेष ना बढ़े, हर चीज की जरूरत होती है। अब जो ये इस प्रकार के बयान हैं, इनसे आपको प्रश्न पूछने चाहिए, बैलेंसिंग एटीट्यूड होना चाहिए, वही सबसे ज्यादा ठीक है समाज में। अब आपने बिहार का जिक्र कर दिया, आरजेडी का जिक्र किया, उस पर भी एक सवाल है। आप उस पे सारे सवाल पूछिए, आप जो मन में आए पूछिए, क्या दिक्कत है? पत्रकारों को सवाल पूछना ही चाहिए और नेताओं को जवाब देना ही चाहिए, और नहीं आए तो मना कर देना चाहिए। नहीं, आप हमेशा सब सवालों के जवाब देते हैं और इस बात पर जोर से तालियां होनी चाहिए। पिछली बार बिहार जब चुनाव हुए तो आप वहां के भी प्रभारी थे, अब फिर चुनाव होने वाले हैं इसी साल। इस बार क्या आपको लगता है, क्या रणनीति होनी चाहिए बीजेपी की? कुछ खास रणनीति है, कोई खास प्लान है जिस पर काम हो रहा है? मैं 2000 मेरे को सौभाग्य दिया पार्टी ने कि मैं 2015 से लेकर के और 2021 तक मैं लगातार 6 साल बिहार का प्रभारी रहा, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूं कि मेरे को बिहार जैसे राजनीतिक रूप से जागरूक प्रदेश में एक संगठन का कार्य करने का अवसर मिला। तो मैं बिहार से ज़्यादा तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि बिहार की धरती ने मेरे को ये अपने साथ रुकने का और काम करने का अवसर दिया। मेरा ये मानना है कि बिहार में इस समय सीधी सीधी 2 विचारधाराओं की टक्कर है। एक विचारधारा जो बिहार को एक तरीके से भय के दौर में ले जाना चाहती है, बिहार को जातियों में बांटना चाहती है, बिहार में अपने एक तरह के भ्रमों को फैलाकर लड़ाई कराना चाहती है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अपने सहयोगियों के साथ बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना चाहती है। और इसलिए हम बिहार को विकास के आगे पथ पे बढ़ाने के लिए एनडीए के अपने साथियों के साथ इस बार चुनाव लड़ेंगे। और अब हमारे संगठन के जो प्रभारी लोग हैं वो काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री इस समय प्रभारी हैं। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी ने भी बैठक वगैरह ली, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए के सहयोगियों के साथ अच्छा चुनाव लड़ेगी। आपने कहा राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है बिहार, तो आपने कोई दिया है कोई स्पेशल आपका फीडबैक, जो आपका एक्सपीरियंस रहा बिहार को लेकर, उसको लेकर? बीजेपी में तो काम करने का ऐसा रहता है कि अब जो हमारे संगठन के प्रभारी हैं वहाँ विनोद जी, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, हमारे जो दोनों मुख्यमंत्री हैं, वो सब एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। जहाँ जिसके सहयोग की आवश्यकता होती है सब सहयोग करता है। आपने कहा 2 विचारधाराओं की
दरअसल लड़ाई है और उसको एक तरफ आप हैं तो दूसरी तरफ दूसरा पक्ष है, लेकिन आरजेडी और बाकी तमाम विपक्ष के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि दरअसल लड़ाई अलग है। बीजेपी एक कोशिश कर रही है कि उन्होंने बड़े आरोप लगाए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब वहां गए उनको लेकर भी, श्री श्री रविशंकर को लेकर भी, और उनका ये कहना है कि बिहार अलग प्रदेश है, यहाँ पर वो नहीं होगा जो बाकी प्रदेशों में हुआ, यहाँ पर धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं होगा। तो हम कहाँ पे कर रहे हैं? ये आरोप वो लगा रहे हैं आप पे कि ये कोशिश है आपकी, लेकिन नहीं, वो नहीं, या ये होगा नहीं बिहार में। देखिए, बीजेपी के किसी भी नेता ने किसी धर्म के बारे में कहा, आरजेडी के नेता ने कुंभ के बारे में कहा, बीजेपी ने तो नहीं कहा। तो कह तो वो रहे और कर भी वही रहे हैं। अभी मैं बिहार में गया था तो बोले कि आरजेडी के रहते हुए बीजेपी नहीं आ सकती। मैंने कहा बीजेपी सत्ता में, वो देख कहाँ पे रहे, हम ही तो सत्ता में है बिहार में, और हम पिछले लगातार लंबे समय से हैं। और जहाँ तक विचारधाराओं की बात है, देखिए हिंदुस्तान की राजनीति में आज भारतीय जनता पार्टी को अपने एक पीढ़ी के लगातार त्याग के बाद आज राजनीति के केंद्र में आने का अवसर मिला है। बीजेपी जो 1950 में जनसंघ की स्थापना के समय में कहती थी, वही आज 2020 के साथ कह रही है। बीजेपी ने जो 25 साल पहले एनडीए की स्थापना करी, वही एनडीए आज भी 25 साल बाद कायम है। और दूसरी तरफ विचारधारा देखिए, जो उन्होंने क्या यूपीए बनाया था, वो यूपीए का ही नाम बदल के अब उन्होंने इंडिया रख दिया, और इंडिया के भी इनके कई तरह के भाग हो गए। तो जो लोग अपने नाम को भी संभाल के 10 साल नहीं रख सकते, तो विचारधारा की लड़ाई है कि जिनकी साख नहीं है और जो देश को चलाने की साख रखते हैं, जिनकी बार बार विचारधाराएं बदलती हैं, जो अपने सातत्य के साथ काम करते हैं, जो एक दुकान बंद होने के बाद नए साइन बोर्ड के साथ आते हैं, और जो अपने साइन बोर्ड पर ही तीसरी बार भी चुनाव लड़कर जनता का विश्वास लेके आगे बढ़ते हैं, वही बीजेपी की विचारधारा है। और इसलिए दूसरी विचारधारा से इन्हीं मूल्यों पे हमारी लड़ाई है। भूपेंद्र जी, बीजेपी को नीतीश कुमार के साथ, जेडीयू के साथ जाने में फायदा है या अकेले जाने में ज्यादा फायदा है? क्योंकि आपकी लगातार सबका साथ सबका विकास का अर्थ ये होता है कि जो एनडीए के साथ ही, हम सबके साथ ही जाते हैं। लेकिन बीजेपी का लगातार लोगों के बीच जो वोट प्रतिशत है, जो पहुंच है, वो लगातार बढ़ती रही है। पिछले हर चुनाव में बीजेपी का ग्राफ ऊपर की ओर गया है। तो फिर अब नहीं लगता कि बीजेपी को अपने दम पर अकेले आगे आना चाहिए? क्या वो ज्यादा फायदेमंद होगा रणनीति के लिहाज से बीजेपी के लिए? हम अपने साथियों को साथ लेकर के चलते हैं और साथियों के साथ ही आगे बढ़ेंगे। भूपेंद्र जी का ये भी एक मंत्र है कि वो बताएंगे नहीं हमें। जाहिर सी बात है, आप अपनी रणनीति यहाँ नहीं उजागर बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमने शिवसेना को नहीं छोड़ा। शिवसेना ने के जो एक ग्रुप गया, लेकिन बाद में जो शिवसैनिक जो मतलब सही तरीके से बाला साहब की विचारधारा में विश्वास रखते थे, वो हमारे साथ थे। हम सबके साथ चले। हमारा जदयू के साथ एक लंबा गठबंधन है। और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी का एकदम, उन्होंने जब दूसरी बार सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि नेशनल एम्बिशन और रीजनल एस्पिरेशन को साथ लेकर के चलती है। हमारे बीजेपी के साथ जो भी सहयोगी दल है, बीजेपी गठबंधन धर्म में विश्वास करती है, सबको साथ लेकर के चलते हैं। इसमें कोई छुपाने की क्या बात है? साथ लेकर ही चलते हैं हम अपने साथियों को। नहीं, बिल्कुल लेकर चलते हैं, लेकिन बीजेपी बड़ी होती जाती है और साथी छोटा होता जाता है। ये आरोप लगाता है विपक्ष कि वो छोटे होते जाते हैं। हम दोनों बड़े होते हैं, हम भी बड़े होते हैं और हमारे साथी भी बड़े होते हैं, और हम खुद भी बड़े होते हैं। सबको बड़ा करने के लिए चलते हैं, और हमारे बड़ा करने के पीछे देश को बड़ा करने का भाव है। देश सबसे बड़ा होना चाहिए, ये बीजेपी का भाव है। नीतीश जी जब वापस साथ आए तो उन्होंने कई बार ये बात कही है, हर मंच से कहा है कि नहीं, मैं अब हमेशा के लिए रहने के लिए यहाँ आया हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, ये साथ रहेगा। आप भी ये कह रहे हैं, पीएम भी ये कह चुके हैं, हर जगह से ये बात कही गई है। लेकिन हाल ही में नीतीश जी पर व्यक्तिगत तौर पर बहुत हमले किए जा रहे हैं, उनकी सेहत को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, और ये एक मुद्दा बनता जा रहा है बिहार में। क्या आपको लगता है ये मुद्दा बनेगा इस बार के चुनाव में? और ये एक लगातार हमला है जो नीतीश कुमार जी पर हो रहा है, उनकी सेहत को लेकर चिंताएं हैं? देखिए, आरजेडी कुछ भी कर ले, उनकी बात के पे कोई विश्वास नहीं करता है। नीतीश जी बहुत सम्मानीय नेता है और हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। विपक्ष की बात हो रही है तो राहुल गांधी जी की भी बात कर लेते हैं। संसद में वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। वो तो 45 मिनट भाषण दिए थे, तो कहाँ, किसने रोका था?
वो तो ये आरोप लगाते हैं मेरा माइक बंद कर देते हैं। कहाँ माइक बंद करते हैं? माइक बंद करते तो आवाज कैसे आती है? बोलते हैं तभी तो माइक की आवाज आती है, तभी तो पत्रकार सुनते हैं। तो बिना माइक की आवाज की कौन बोलता है? वो बोलते हैं, उनकी बहन बोलती हैं, उनकी पार्टी के लोग बोलते हैं, भाषण देते हैं, और अंदर भी बोलते हैं, बाहर भी बोलते हैं। कौन रोकता है उनको? हाँ, वो बाहर तो आके ये कहते हैं कि अंदर नहीं बोलने दे रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र जी, जब हम बिहार की बात कर रहे हैं या बाकी तमाम प्रदेशों की मैंने बात की जिसकी जिम्मेदारी आपको मिली और वो जिम्मेदारी आपने बखूबी निभाई भी और सफलताएं दिलाई, अहम जिम्मेदारियों को निभाते हुए मुश्किल परिस्थितियों में एक सफलता दिलाई पार्टी को, तो प्रदेशों के स्तर पर आपने ये किया है, राष्ट्रीय स्तर पर भी ये जिम्मेदारी मिलेगी तो उसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे? नहीं, मेरे को पार्टी ने दी, राष्ट्रीय स्तर पे 11 वर्ष तक राष्ट्रीय मंत्री और महामंत्री बना के रखा। पार्टी तो देखिए, जब आप पार्टी के कार्यकर्ता के भाव में हो तो पार्टी जो जिम्मेदारी देती है आदमी काम करते हैं। मेरा इशारा आप भी समझ रहे थे, लेकिन मैं और साफ करके बोलूं, बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर आपके लिए 2019 में भी बहुत चर्चा हुई, इस बार भी आपके नाम की बहुत चर्चा है। मुझे पता है आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप साफ नहीं बोलेंगे, लेकिन जिम्मेदारी मिलेगी तो तैयार हैं उठाने की। नहीं, बीजेपी एक लोकतंत्र की पार्टी है। देखिए, इस समय देश में कोई भी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है तो भारतीय जनता पार्टी उसके हिसाब से चलती है। हमारे यहाँ पूरा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के साथ कार्य होता है। बाकी तो पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी देती है वो उसी हिसाब से काम करता है, इसमें कोई अनहोनी बात होती ही नहीं है। नहीं तो ये जिम्मेदारी तो आपको भी मिल सकती है ना? ऐसा कुछ है नहीं अभी। लेकिन भूपेंद्र जी, बड़ी चुनौतियां आपके सामने, आपको क्या लगता है अब आने वाले जो चुनाव हैं उसमें क्या है बीजेपी के लिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश इस समय विकसित भारत के लिए पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं, और हम सब एक मिशन के सिपाही के रूप में विकसित भारत बनाने के लिए जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको लेकर के कार्य कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत करने के लिए, सत्ता सम्मेलन में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और TV9 का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।